मृत्यु का सबसे बड़ा प्रमाण आखिर क्या होता है? कोई कागज का टुकड़ा, किसी सरकारी दफ्तर की मुहर, या फिर कुछ और? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये पड़ताल सिर्फ एक घटना की नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जरा कल्पना कीजिए, एक 55 साल का सीधा साधा इंसान, सिर्फ एक साधारण सी धोती पहने हुए वो 3 किलोमीटर तक पैदल चलता है और सीधा एक ग्रामीण बैंक में दाखिल होता है। बिना एक शब्द कहे वो एक बोरी सीधे बैंक मैनेजर की मेज पर पटक देता है। और जानते हैं उस बोरी में क्या था? कोई आम सामान नहीं, उसमें इंसानी कंकाल था। और फिर वो कहता है, आपने सबूत मांगा था ना, ये रहा सबूत। सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन सच मानिए ये हमारे ही समाज की एक बेहद खौफनाक और कड़वी सच्चाई है। आज की हमारी इस पड़ताल का मुख्य विषय है व्यवस्था की बेरुखी और नौकरशाही की असली मानवीय कीमत। ओडिशा के क्युंझर जिले से आई इस भयानक तस्वीर ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब हमारे इन बेहद सख्त और नियम कानूनों से बंधे बैंकिंग सिस्टम का सामना समाज के सबसे अशिक्षित, हाशिए पर रहने वाले और बेबस लोगों से होता है, तो उसका अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। एक बहन की छिपी हुई बचत और दिहा नाली में मिली पासबुक। इस पूरी खौफनाक कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दिहानाली गांव के रहने वाले जीतू मुंडा से मिलिए। जीतू 55 साल के एक बिल्कुल अनपढ़ ग्रामीण हैं। किस्मत की मार देखिए, वो अपने परिवार के लगभग हर सदस्य को खो चुके हैं। 26 जनवरी 2026 को उनकी बहन कालरा मुंडा का भी बीमारी से निधन हो गया। कालरा के पति और इकलौते बेटे की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। मतलब जीतू अब इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। फिर कुछ महीनों बाद 2026 के मध्य में घर में रखा एक पुराना बक्सा खोलते हुए उन्हें अपनी दिवंगत बहन की आखिरी निशानी मिलती है, एक ग्रामीण बैंक की पासबुक। और बस यहीं से एक ऐसा संघर्ष शुरू होता है जो 27 अप्रैल को एक बेहद खौफनाक मोड़ ले लेता है। अब जरा इस रकम पर गौर कीजिएगा, 19,300 रुपए। बड़े शहरों में रहने वालों के लिए शायद ये कोई बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन एक अनपढ़ गरीब ग्रामीण के लिए ये एक अकल्पनीय, पूरी जिंदगी बदल देने वाली दौलत है। कालरा ने न जाने कितने सालों तक पाई पाई जोड़कर, कभी 50 तो कभी 100 रुपए बचाकर इस रकम को इकट्ठा किया था। भाग 2। नौकरशाही की दीवार, कठोर नियम बनाम वास्तविकता। पासबुक मिलने के बाद जीतू पूरी उम्मीद के साथ बैंक पहुंचते हैं। उन्हें लगा कि भाई ये तो मेरी मरी हुई बहन की मेहनत की कमाई है, मुझे आसानी से मिल जाएगी। लेकिन बैंक के दरवाजे पर उनका सामना नौकरशाही की एक ऐसी मजबूत और अदृश्य दीवार से होता है जिसे पार करना उनके लिए शाब्दिक रूप से नामुमकिन था। इस भारी अंतर को देखिए। एक तरफ है बैंक की सख्त शर्तें, आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र लाइए, नॉमिनी को सामने खड़ा कीजिए, वेरिफिकेशन कराइए। और दूसरी तरफ है जीतू की कड़वी वास्तविकता। वो पूरी तरह से अशिक्षित हैं, उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है, और आधिकारिक कागजी कार्रवाई क्या होती है इसका उन्हें ABCD भी नहीं पता। ये सिस्टम और एक आम नागरिक के बीच का ऐसा संवाद था जहां दोनों एक दूसरे की भाषा बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। आप सोचिए जीतू किस भयानक चक्रव्यूह में फंस गए थे। वो बार बार 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक जाते, मैनेजर के सामने हाथ जोड़ते, रोते, गिड़गिड़ाते, लेकिन कागजात पूरे ना होने की वजह से उन्हें हर बार बेरहमी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। वो खाली हाथ घर लौटते और अगले दिन फिर उसी उम्मीद और उसी हताशा के चक्र को दोहराते। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक ऐसा मानसिक उत्पीड़न था जिसने उन्हें अंदर तक पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। भाग 3। कब्र पर टूटता धैर्य और एक भारी बोझ के साथ 3 किलोमीटर का सफर। 27 अप्रैल 2026 ये वो दिन था जब इस दर्दनाक कहानी का चरम बिंदु आता है। जीतू की हताशा अब अपनी सारी हदें पार कर चुकी थी। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बैंक जिस प्रमाण या सबूत की रट लगाए हुए हैं वो आखिर है क्या भला। एक अनपढ़ इंसान के लिए डेथ सर्टिफिकेट सिर्फ एक उलझा हुआ सरकारी शब्द था। अपनी उसी मासूमियत और चरम बेबसी में उन्होंने सोचा कि अगर बहन के मरने का सबूत ही चाहिए तो उसके शरीर से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। ये दृश्य वाकई दिल दहला देने वाला है। सोचिए, अपनी बहन को दफनाने के पूरे 3 महीने बाद एक भाई शमशान जाता है और उसी कब्र को खोदने लगता है। शरीर अब तक पूरी तरह कंकाल बन चुका था। उसने अपनी ही बहन के उन अवशेषों को एक बोरी में भरा और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो एक पत्थर दिल बैंक को यकीन दिला सके कि उसकी बहन सच में मर चुकी है।
और फिर वो उन अवशेषों को कंधे पर लादकर पूरे 3 किलोमीटर पैदल चलता हुआ सीधे बैंक के अंदर पहुंचता है। रास्ते में लोग उसे देखकर खौफ से भर गए थे, कुछ तो वीडियो भी बनाने लगे। लेकिन जीतू धुन के पक्के सीधे बैंक में घुसे। वो बोरी मैनेजर की टेबल पर पलट दी और बोले, ये रहा सबूत, मेरी बहन अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है, अब तो मुझे मेरे पैसे दे दो। पल भर में बैंक के अंदर का पूरा नजारा एक डरावने सन्नाटे और दहशत में बदल गया। भाग 4, बेरुखी और बहाने, संस्थागत प्रतिक्रिया। जाहिर सी बात है, इस खौफनाक कदम के बाद बैंक में भारी हंगामा मच गया। लोगों का गुस्सा भड़क उठा और हालात संभालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। लेकिन जरा सोचिए, इस पूरे वाकये के बाद बैंक प्रशासन का रवैया क्या रहा? मानवीय विकल्प तो बहुत सारे थे। बैंक चाहता तो एक फील्ड एजेंट भेजकर मौत का वेरिफिकेशन कर सकता था, या बस गांव के प्रधान से एक बार बात कर लेता। लेकिन बैंक की प्रतिक्रिया क्या थी? अपनी चमड़ी बचाने के लिए उन्होंने मीडिया को बयान दे दिया कि भाई जीतू तो शराब के नशे में था। मतलब उन्होंने उस गरीब की चरम लाचारी, उसकी अज्ञानता और अपनी खुद की घोर अमानवीयता को बड़ी ही चालाकी से नजरअंदाज कर दिया। भाग 5, व्यवस्था की मानवीय कीमत, जीतू मुंडा से परे। हमें यहाँ ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी होगी कि ये सिर्फ जीतू मुंडा की कोई इकलौती कहानी नहीं है। ये घटना इस देश में फैले एक बहुत बड़े संस्थागत फेल्योर का बस एक छोटा सा नमूना है। सिस्टम की ये संवेदनहीनता हमारी जड़ों में बैठी है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 1500 रुपये। हमारी रिसर्च के दौरान एक और घटना सामने आई, जहां एक यूपीएससी परीक्षा देने वाले छात्र की बहन बैंक में खड़ी होकर महज 1500 रुपये निकालने के लिए फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपने भाई के इंटरव्यू के कपड़ों के लिए उन पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन बैंक ने क्या किया? उन्होंने सारे पैसे देने से साफ मना कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उनका खाता चालू रहे। एक बार फिर इंसान की जरूरत और उसकी मजबूरी से कहीं ज्यादा बड़ा एक मामूली सा नियम बन गया था। तो इस पूरी पड़ताल से हम क्या समझ सकते हैं? पहली और सबसे अहम बात, हमारे देश के लाखों करोड़ों नागरिकों में नौकरशाही साक्षरता यानी ब्यूरोक्रेटिक लिटरेसी है ही नहीं। उन्हें ये कागजी प्रक्रियाएं समझ नहीं आती। नतीजा, उनकी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई इन कठोर नियमों की बेड़ियों में जकड़ जाती है। प्रशासनिक कामकाज से सहानुभूति नाम का शब्द जैसे पूरी तरह से मिट चुका है। और सबसे कड़वा सच ये है कि इन कठोर और लचीलेपन से रहित संस्थाओं द्वारा गरीबी को किसी अपराध की तरह दंडित किया जाता है। तो अंत में ये पूरी घटना हमें एक बेहद गंभीर और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। प्रशासनिक बेरुखी की असली कीमत आखिर क्या है? जब नियम इंसानियत को कुचलने लगे तो एक हताश भाई को अपनी ही बहन की कब्र खोदने पर मजबूर होना पड़ता है। क्या हमारी ये संस्थाएं वाकई हमारी सुविधा और हमारी मदद के लिए बनी हैं, या फिर हमें नियमों के अंधे जाल में फंसाकर प्रताड़ित करने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से और उस सिस्टम से जरूर पूछना चाहिए।